हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपके बोर्ड एग्ज़ाम की डेट और डेट शीट आ चुकी है, आपको सारी जानकारी है। तो इसलिए आपकी बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से हो सके, इसके लिए मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जिसमें हम पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्न पत्रों को हल करेंगे, जिससे आपको पेपर का पैटर्न किस तरह से होगा और किस तरह के प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे, आपको इसकी जानकारी होगी। तो इसी क्रम में आज हम अपना पहला पेपर डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, आपके प्रश्न पत्र में जो पहला प्रश्न आएगा वो बहुविकल्पीय प्रकृति का होगा, अर्थात आपको इसमें एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए होंगे और जो भी विकल्प सही हो आपको उसे अपनी नोटबुक पर लिखना होगा। तो चलिए हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जो पहला प्रश्न है, 200 ग्राम 10% घोल में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होगी? ऑप्शन दिए हुए हैं 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम और 40 ग्राम। देखिए बच्चों, आपको पता है कि 10% का अर्थ होगा कि 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम विलेय पदार्थ होगा। तो इसलिए 200 ग्राम में 20 ग्राम विलेय पदार्थ होगा। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। दूसरे क्वेश्चन में हम देखते हैं कि एक अभिक्रिया का दर नियतांक 2.3 × 10⁻⁻5 लीटर पर मोल है। अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? देखिए बच्चों, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उनमें दर नियतांक की इकाई से हमें पता लगता है कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। अब देखिए, जैसे शून्य कोटि की जो अभिक्रिया है उसका नियतांक होता है मोल पर लीटर पर सेकंड। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सेकंड इनवर्स होता है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए लीटर मोल इनवर्स होता है। तो इसका अर्थ हुआ कि ऑप्शन सी हमारा सही है। ये अभिक्रिया सेकंड ऑर्डर की है। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा नाइट्रोजनी क्षार आरएनए में मौजूद नहीं है। देखिए बच्चों, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर हम तुलना करें डीएनए और आरएनए में उपस्थित नाइट्रोजनी क्षार की, तो बच्चों आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है और डीएनए में थाइमिन होता है। डीएनए में थाइमिन होगा और आरएनए में यूरेसिल होगा। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कौन सा नाइट्रोजनी क्षार आरएनए में मौजूद नहीं है। तो आपको पता है कि आरएनए में थाइमिन नहीं होगा। इसी तरह यदि यहाँ डीएनए दे दिया जाए तो डीएनए में यूरेसिल नहीं होगा, उसकी जगह थाइमिन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस यौगिक का नाम बताइए जो कैनिजारो प्रतिक्रिया दिखा सकता है। देखिए बच्चों, कैनिजारो प्रतिक्रिया यानी कैनिजारो अभिक्रिया वैसे भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है और आपको पता है कि जिन एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, जिसके 2 मुख्य उदाहरण होते हैं फॉर्मल्डिहाइड
और बेंजल्डिहाइड, ये कैनिजारो प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं क्योंकि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन होगा बेंजल्डिहाइड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा एमीन कार्बिल अमाइन अभिक्रिया दिखा सकता है? देखिए बच्चों, कार्बिल अमाइन अभिक्रिया फिर एक अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता है कि कार्बिल अमाइन अभिक्रिया एलिफेटिक व प्राथमिक एमाइंस दिखाते हैं। एलिफेटिक व प्राथमिक अमाइंस। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए CH3NH2 ये सही होगा। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, अब यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रारंभ हो जाएंगे जिनके आपको पूरे उत्तर देने हैं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तनुकरण बढ़ाने पर विलयन की चालकता कम हो जाती है, क्यों? चालकता यानी कंडक्टिविटी। देखिए, अगर हम चालकता की परिभाषा को देखें तो एकांक आयतन में उपस्थित आयनों की विद्युत चालकता को चालकता या कंडक्टिविटी कहते हैं। एकांक आयतन। तो देखिए, अगर आपके पास कोई प्रबल विद्युत अपघट्य है या दुर्बल विद्युत अपघट्य है, दोनों ही केसेस में तनुकरण बढ़ाने पर एकांक आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या सदैव कम हो जाएगी। तो आयनों की संख्या कम हो जाने के कारण ही कंडक्टिविटी यानी चालकता का मान कम हो जाता है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि तनुकरण बढ़ाने पर विलयन की चालकता कम हो जाती है, क्यों? तो आप बताएंगे तनुकरण बढ़ाने पर एकांक आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या कम हो जाने के कारण चालकता का मान कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये एक आंकिक प्रश्न है। 298 केल्विन पर एक 0.1 मोलर विलयन की चालकता यानी कंडक्टिविटी 0.248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। इसकी मोलर चालकता की गणना करें। देखिए, आपको क्या दिया हुआ है? आपको टेम्परेचर दिया हुआ है 298 केल्विन पर एक 0.1 मोलर यानी जो सांद्रता है विलयन की m, वो 0.1 मोलर है और इसके लिए कप्पा यानी कंडक्टिविटी का मान 0.248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स दिया हुआ है और आपसे मोलर चालकता यानी लैम्डा m पूछा गया है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इस तरह से आप डेटा लिख लेंगे जो प्रश्न में दिया हुआ है। अब अगर हम देखें कि मोलर चालकता व चालकता में क्या संबंध है, तो हमारे पास एक सूत्र आ जाता है, लैम्डा m इज इक्वल कप्पा इंटू 1000 अपॉन m। ये वाला सूत्र आप इसमें प्रयोग करेंगे। यहाँ कप्पा का मान दिया हुआ है 0.248 इंटू 1000 अपॉन m का मान दिया हुआ है 0.1 और आप इसको हल कर लेंगे जिससे आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक आंकिक प्रश्न है बच्चों, जिसमें हमें कहा गया है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 1.24 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर है। ये प्रारंभिक सांद्रता है यानी R0 है। आप प्रारंभिक सांद्रता को R0 से डिनोट करते हैं। 30 मिनट बाद यानी जो टाइम है T वो है 30 मिनट। आपने टाइम भी नोट कर लिया। यह 0.2 इंटू 10⁻⁻² मोल्स पर लीटर रह जाती है, यानी जो बची हुई सांद्रता है शेष यानी R, जिसे हम R से डिनोट करते हैं, ये 0.2 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर है। दर नियतांक की गणना कीजिए, यानी K आपको निकालना है।
देखिए बच्चों, ये इस तरह के जो आंकिक प्रश्न हैं ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फेवरेट होते हैं और इसमें आपको जो फार्मूला लगाना है वो है k इज इक्वल 2.303 अपॉन टी इंटू log r नोट अपॉन r। ये सूत्र इसमें लगेगा। तो हम इसमें मान रखते हैं 2.303 अपॉन टी, टाइम यहाँ पर 30 मिनट दिया हुआ है। यहाँ मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। देखिए, इस फार्मूले के ऊपर आधारित जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनमें टाइम का यूज़ दो जगह होगा। एक जो भी समय दिया गया होगा उसको, और के में भी टाइम का यूज़ होता है। तो आपको ध्यान ये रखना है बच्चों कि अगर ये दोनों वैल्यूज़ आपको प्रश्न में दी गई हैं और कुछ और आपसे पूछा गया है, तब आपको ये ध्यान रखना है कि जो टाइम की यूनिट है वो दोनों में समान होनी चाहिए। यानी अगर किसी वजह से हमारे से आर पूछ लिया गया होता और के का मान सेकंड में दिया गया होता तो हम इसको भी सेकंड में बदल लेते, लेकिन क्योंकि यहाँ हमें के का मान ही निकालना है तो हम उसका मान मिनट में ही निकाल देंगे। आपको इसे चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। चेंज करने की आवश्यकता कब होगी? जब दोनों वैल्यू दी गई हों, टाइम की भी और के की भी। तब आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों के मात्रक समान हो। अगर ये सेकंड में है तो ये भी सेकंड में हो, ये मिनट में है तो ये भी मिनट में हो। ध्यान रखेंगे ना आप इस बात का? तो चलिए हम इसको वैल्यू प्लेस कर देते हैं। टाइम हमने रख दिया 30 इंटू log आर नोट का मान है 1.24 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन आर का मान दिया हुआ है 0.2 इंटू 10⁻⁻2। आप 30 से पहले इसको डिवाइड कर लेंगे, 0.08 आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 1.24 से आप 0.2 को डिवाइड करेंगे तो 6.2 आ जाएगा। देखिए, इस तरह के प्रश्नों में बच्चों मैं समझता हूँ कि जो log का मान है वो आपको प्रश्न में दे दिया जाएगा। जिस भी log का मान उसमें यूज़ होना होगा वो आपको दे दिया जाएगा। जैसे log 6.2 का मान 0.8 मैंने ले लिया, तो 0.08 इंटू 0.8 को मल्टीप्लाई करके आप k का मान ज्ञात कर लेंगे। तो अब देखिए, क्योंकि यहाँ k के मात्रक में समय वही आएगा जो आपने लिया हुआ है, तो यहाँ आपने मिनट रखा था तो यहाँ भी मिनट आएगा। अगर आप इसे सेकंड में बदल लेंगे तो यहाँ भी आपका सेकंड आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 पर हम आ गए। इसका जो पहला पार्ट है वो हमें कहता है कि बाइडेंटेट और एम्बिडेंटेट लिगेंड को उदाहरण सहित समझाइए। ये उपसह संयोजन यौगिक में से लिया गया प्रश्न है। बाइडेंटेट यानी द्विदंती लिगेंड और एम्बिडेंटेट यानी उभयदंती लिगेंड। आपको इनकी परिभाषा उदाहरण सहित देनी है। देखिए, द्विदंती लिगेंड की परिभाषा आप कैसे देंगे? इन लिगेंड्स में दो परमाणु केंद्रीय धातु के साथ आबंध बनाने के लिए उपलब्ध रहते हैं। यानी यहाँ एक बार में दो परमाणु केंद्रीय धातु के साथ उप सहसंयोजी आबंध बना सकते हैं। इसका उदाहरण है इथाइलिन, डाइअमीन, कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन। ये सभी डाइडेंटेट लिगेंड है। अब देखिए, उभयदंती लिगेंड की परिभाषा आप कैसे देंगे? वे एक दंती लिगेंड। देखिए बच्चों, ये लिखना जरूरी है। एक दंती लिगेंड ये लिखना जरूरी है। अगर आप इसे नहीं लिखते तो आपका आंसर गलत हो सकता है। वे एक दंती लिगेंड जिनमें एक से अधिक परमाणु केंद्रीय धातु के साथ आबंध बनाने की क्षमता रखता हो। देखिए, ये एक दंती लिगेंड है, यानी एक बार में कोई एक परमाणु ही आबंध बनाएगा, लेकिन ऐसा करने के लिए एक से अधिक परमाणु लिगेंड के अंदर उपस्थित होते हैं।
जैसे अगर आप इसके उदाहरण देना चाहते हैं तो Cn निगेटिव साइनाइड आयन एक इसी तरह का लिगेंड है। NO2 निगेटिव ये भी एक उभयदंती लिगेंड है। या थायोसाइनेट आयन ये भी एक उभयदंती लिगेंड है। देखिए इसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों के अंदर आबंध बनाने की क्षमता है। अगर कार्बन के साथ आबंध बनता है तो साइनाइड बनाएगा मेटल, और अगर नाइट्रोजन के साथ आबंध बनता है तो आइसोसाइनाइड बनाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डी ग्लूकोज व डी फ्रक्टोज की संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए दोनों ही मोनोसेकेराइड है। डी ग्लूकोज भी मोनोसेकेराइड है, डी फ्रक्टोज भी मोनोसेकेराइड है, लेकिन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। वो क्या है? डी ग्लूकोज एक एल्डोज है। डी ग्लूकोज को एल्डोज कहा जाता है, यानी इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। इसके अंदर जो ग्रुप प्रेजेंट होगा वो एल्डिहाइडिक समूह है। जबकि जो फ्रक्टोज है ये एक कीटोज होता है, यानी इसमें जो क्रियात्मक समूह के रूप में होगा वो CO ग्रुप होगा। दोनों के अंदर ये एक बेसिक अंतर है। देखिए वैसे तो दोनों ही मोनोसेकेराइड हैं, दोनों ही हेक्सोज हैं, यानी दोनों के अंदर 6 कार्बन है, लेकिन ग्लूकोज एक एल्डोज है जिसमें CHO समूह रहता है। फ्रक्टोज एक कीटोज है जिसमें CO समूह रहता है। चलिए बच्चों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी एक आंकिक प्रश्न है। अब ये प्रश्न क्या कहता है कि हमारे पास KCl के 2 सॉल्यूशन हैं। एक की सांद्रता 0.1 मोलर है और दूसरे की सांद्रता 0.2 मोलर है। देखिए 2 सॉल्यूशन है अलग अलग सांद्रता वाले, और इनको अलग अलग एक ही सेल में भरा जाता है। पहले एक को भरते हैं फिर दूसरे को भरते हैं। 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन का प्रतिरोध 100 ओम, जबकि 0.02 मोलर KCl का प्रतिरोध 500 ओम है। इसने देखिए आपको 2 कंडीशन दी कि एक ही सेल हमारे पास है, उसके अंदर हमने पहले 0.1 मोलर सॉल्यूशन भरा और उसका प्रतिरोध ज्ञात किया 100 ओम। फिर हमने उसमें 0.02 मोलर सॉल्यूशन भरा और उसका प्रतिरोध हमने ज्ञात किया 500 ओम। अब आगे ये प्रश्न पूछता है कि सेकंड वाली जो कंडीशन है यानी 0.02 मोल्स पर लीटर वाली, इसकी चालकता यानी कप्पा और इसकी मोलर चालकता यानी लैम्डा m हमें ज्ञात करनी है। और इसने हमें ये बताया है कि 0.1 मोलर सॉल्यूशन के साथ चालकता 1.29 साइमन मीटर इनवर्स है। ये आपको प्रश्न दिया हुआ है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को हम क्या करेंगे। देखिए हमने क्या किया कि पहले हमने फर्स्ट कंडीशन इधर लिख ली, सेकंड कंडीशन इधर लिख ली। दोनों बार जो भी हमारे पास डेटा है हम उसको लिख लेंगे। तो पहली बार सांद्रता यानी m 0.1 है और दूसरी बार 0.02 है। पहली कंडीशन में रेजिस्टेंस 100 ओम है और दूसरी कंडीशन में 500 ओम है। पहली कंडीशन में चालकता यानी कप्पा का मान 1.29 साइमन मीटर इनवर्स है। जरा यहां ध्यान दीजिए, ये मीटर इनवर्स में है। तो बच्चों हम इसे सेंटीमीटर इनवर्स में चेंज कर लेंगे। मीटर इनवर्स को सेंटीमीटर इनवर्स में चेंज कर लेंगे। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया 100 से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो कप्पा का मान हमारे पास आ जाता है 0.0129 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब ये कप्पा हमें यहां भी निकालना है और फिर उस कप्पा से लैम्डा m भी निकालना है। तो देखिए बच्चों इस प्रश्न का बेस क्या है। इस प्रश्न का बेस ये है क्योंकि सेल दोनों बार एक ही यूज किया गया है, दोनों बार एक ही सेल प्रयोग किया गया है, तो उसका जो सेल नियतांक है
वो दोनों बार सेम होगा, यानी जो सेल नियतांक यहां होगा वही सेल नियतांक यहां होगा। तो यदि हम यहां सेल नियतांक ज्ञात कर लेते हैं तो उसका प्रयोग हम यहां भी कर सकते हैं। तो सेल नियतांक यानी जी स्टार का फार्मूला होता है कप्पा इंटू आर, ये फार्मूला है सेल नियतांक ज्ञात करने का, जी स्टार इज इक्वल कप्पा इंटू आर। अगर हमें एल और ए यानी लेंथ और एरिया दिया हो तो एल अपॉन ए से भी हम निकाल सकते हैं, और अगर हमें कप्पा और रेजिस्टेंस दिया हो तो इस फार्मूले से हम जी स्टार निकाल सकते हैं। तो कप्पा का मान है 0.0129 इंटू आर है 100, तो हमारा जी स्टार आ गया 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। तो अब इसी जी स्टार का प्रयोग हम यहां भी करेंगे। अब देखिए हमारे पास जी स्टार का मान है, आर का मान है, तो इसी फार्मूले से हम कप्पा का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए इस फार्मूले से कप्पा किसके बराबर होगा, जी स्टार अपॉन आर के। कप्पा बराबर होगा जी स्टार अपॉन आर। तो जी स्टार कितना है 1.29, आर कितना है 500, दूसरे केस में 500 है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.00248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, यानी जो पहला आंसर हमारा था वो आ गया, क्योंकि हमें चालकता और मोलर चालकता दोनों ज्ञात करने हैं। अब जो मोलर चालकता है उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास फार्मूला है लैम्डा एम इज इक्वल कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। कप्पा हमने ये ज्ञात कर लिया, इंटू 1000 अपॉन एम हमें दिया हुआ है 0.02, वो हमने यहाँ प्लेस कर लिया। इसको हमने हल किया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस न्यूमेरिकल को आप थोड़ा सा समझ लेना, क्योंकि ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस जरा सी समझने की बात है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन में हमारे से पूछा गया है, एक ही क्वेश्चन में 3 बातें पूछी गई हैं। हमारे से पूछा गया कि प्रोटीन का सूत्र, प्रोटीन की जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसके बारे में पूछा गया। एक तो प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर, एक हमारे से पेप्टाइड बॉन्ड पूछा गया और एक हमारे से मोनोसैकेराइड पूछा गया। 3 बातें हमारे से पूछी गई हैं। तो पहले हम बात करेंगे प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, यानी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की, उसके बारे में। तो देखिए हम इसमें क्या लिखेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन्स की आकृतियों को प्रोटीन की द्वितीयक संरचना कहते हैं। देखिए बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता दूं कि प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है वो 4 लेवल पर पढ़ी जाती है, एक प्राथमिक, एक द्वितीयक, तृतीयक और एक चतुर्थिक जो स्ट्रक्चर है क्वाटरनरी, उसके बारे में। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसका अर्थ होता है अमीनो एसिड का एक दूसरे के साथ जुड़ने का क्रम। पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए अमीनो एसिड जिस क्रम में जुड़ते हैं उसको प्राथमिक स्ट्रक्चर कहते हैं, प्राथमिक संरचना। और उन पॉलीपेप्टाइड चेन्स की जो आकृतियां बनती हैं उनको कहते हैं द्वितीयक संरचना। ये 2 प्रकार की होती हैं बच्चों, एक अल्फा हेलिक्स और दूसरी बीटा शीट। देखिए इसमें क्या होगा कि एक तो स्पाइरल स्ट्रक्चर होगी इस तरह से, और एक होगी शीट लाइक स्ट्रक्चर, जैसे किताब में पन्ने होते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड चेन की आकृतियों को प्रोटीन की द्वितीयक संरचना कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती हैं, अल्फा हेलिक्स तथा बीटा शीट। आप इसमें इस तरह से नॉर्मल सा डायग्राम भी बना सकते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर्स, पॉलीपेप्टाइड चेन की स्ट्रक्चर्स हैं, ये हाइड्रोजन आबंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। इनमें हाइड्रोजन आबंध होते हैं जो एक दूसरे को जोड़ के रखते हैं। तो इसमें आपको ये बात लिखनी है। अब बात आती है पेप्टाइड बॉन्ड किसे कहते हैं। जो दूसरा प्रश्न है वो पेप्टाइड बॉन्ड। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेप्टाइड बॉन्ड। ये नॉर्मली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए इसकी क्या परिभाषा हम देंगे।
रासायनिक रूप से पेप्टाइड आबंध COOH तथा NH2 समूहों के मध्य बना एमाइड आबंध होता है। देखिए, अगर आप इन दोनों की स्ट्रक्चर, इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो इसका OH समूह और इसका एक प्रोटॉन H पानी बन करके निकल जाएंगे और हमारे पास बचेगा CONH आबंध। इसी को कहा जाता है पेप्टाइड आबंध। दो अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ने के लिए इस आबंध का प्रयोग होता है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। तीसरी बात आपसे पूछी गई है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड वे साधारण कार्बोहाइड्रेट हैं जिनका और सरल यौगिकों में जल अपघटन नहीं हो सकता। ये सबसे साधारण कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका और जल अपघटन नहीं हो सकता। और इसमें आते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सभी मोनोसैकेराइड्स हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में हमारे से दो बातों के कारण पूछे गए हैं। पहला जो कारण है वो हमारे से पूछा गया है कि एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रियाएं नहीं दिखाता। देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि जो एनिलीन है, एनिलीन का NH2 समूह ऑर्थो पैरा निर्देशांक समूह है और रिंग एक्टिवेटर है। यानी इनमें जो 5 अभिक्रियाएं हैं, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन, ये होनी चाहिए। लेकिन एनिलीन में बाद वाली दो अभिक्रियाएं यानी फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं होती। इसका क्या कारण है? देखिए, इसका कारण क्या होता है कि फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रियाओं में हम कैटलिस्ट के रूप में एक लुईस एसिड AlCl3 प्रयोग करते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है बच्चों, अब जब हम फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रियाएं कराएंगे तो क्या होगा कि NH2 के ये दोनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस AlCl3 के पास चले जाएंगे। क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये तुरंत इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। इससे क्या होगा कि इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और इसके अंदर जो रिएक्शन को तेज करने की क्षमता थी वो समाप्त हो जाएगी। तो अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो आप उसमें लिखेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रियाओं में प्रयोग किया गया लुईस अम्ल AlCl3 एनिलीन के NH2 समूह से क्रिया कर लेने के कारण आगे अभिक्रिया नहीं कर पाता। तो इस तरह से ना तो इसमें फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलीकरण होगा, ना ही फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलीकरण होगा। दोनों में से कोई नहीं होगा। चलिए, ये क्वेश्चन भी हो गया। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एथिलअमाइन पानी में घुलनशील है लेकिन एनिलीन पानी में घुलनशील नहीं है। देखिए, एथिलअमीन पानी में इसलिए घुलनशील है क्योंकि ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। इसके पास NH2 समूह है, वो NH2 समूह पानी के साथ H आबंध बना लेता है जिसके कारण ये पानी में घुलनशील है। अब एनिलीन में भी NH2 समूह है लेकिन ये पानी में घुलनशील नहीं है। इसका कारण क्या है कि एनिलीन में एक बड़े आकार का जल विरोधी बेंजीन नाभिक होता है। ये जो बेंजीन नाभिक है ये जल विरोधी है क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है, ये जल विरोधी है। तो जल विरोधी बड़े आकार के बेंजीन नाभिक के कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ इतनी प्रभावी नहीं हो पाती और इसी कारण एनिलीन जल में घुलनशील नहीं है। तो आप इसमें ये आंसर लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये भी एक आंतरिक प्रश्न है जिसमें दो परिभाषाएं भी हमारे से पूछी गई हैं।
देखिए आपसे पूछा गया है कि परासरण और प्रासरण दाब की व्याख्या करें। दोनों परिभाषाएं हैं, तो पहले हम इन्हीं को ले लेते हैं। परासरण क्या होता है? विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर स्वतः ही विलयन की ओर चलना परासरण कहलाता है। देखिए विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर स्वतः ही विलयन की ओर चलना परासरण कहलाता है। जबकि परासरण दाब हम किसे कहते हैं? परासरण की क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक बाह्य दाब को परासरण दाब कहते हैं। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक बाह्य दाब को परासरण दाब कहते हैं। इसे हम पाई से प्रकट करते हैं। तो देखिए ये तो इस प्रश्न का पहला हिस्सा हुआ। अब अगले प्रश्न में इन्होंने एक आंकिक प्रश्न पूछा है कि 200 मिलीलीटर विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन घुल जाता है। यदि प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान 61.00022 हो तो 300 केल्विन दाब पर परासरण दाब की गणना करो। देखिए इस न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आयतन दिया हुआ है 200 मिलीलीटर, जिसको हमने 1000 से डिवाइड करके लीटर में बदल लिया, क्योंकि इस फार्मूले में जो आयतन है वो लीटर में ही रखा जाएगा। विलेय पदार्थ का भार यानी WB 1.26 ग्राम है। विलेय पदार्थ का अणुभार यानी MB 61 ग्राम पर मोल है। तापमान दिया हुआ है 300 केल्विन और पाई हमारे से पूछा गया है। ये सारा डेटा हमने लिख लिया। अब देखिए जो डेटा हमें दिया हुआ है इससे हमारे पास एक फार्मूला है, पाई इज इक्वल WB/RT अपॉन MBV। पाई इज इक्वल WB/RT अपॉन MBV। यहाँ पर WB क्या है? विलेय का भार। R गैस नियतांक होता है जिसका मान 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल होता है। ये नियतांक है। तापमान T है, MB है अणुभार और V दिया हुआ है आयतन। तो आप यहाँ से ये सारी वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे। WB 1.26 इंटू R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 300, अणुभार 61 और आयतन 0.2। आप इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमारे से दो बातें पूछी गई हैं। एक हमारे से पूछा गया है कि अभिक्रिया की दर को परिभाषित करो, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी हमें डेफिनेशन लिखनी है। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं कि इकाई समय में अभिकारकों अथवा उत्पादों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया दर कहते हैं। इकाई समय में अभिकारकों अथवा उत्पादों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया दर कहते हैं। दूसरे भाग में इसने हमारे से पूछा है कि राउल्ट के नियम की व्याख्या करें। तो देखिए जो राउल्ट का नियम है ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मल एग्जाम में आ जाता है। तो आप इसमें लिखेंगे वाष्पशील द्रवों के एक विलयन में एक निश्चित ताप पर प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब व उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। वाष्पशील द्रवों के एक विलयन में, यानी जो दोनों घटक हैं वो वाष्पशील द्रव है। एक निश्चित ताप पर, ताप यानी नियतांक होगा, प्रत्येक घटक जो दोनों द्रव उसमें लिए गए हैं, प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब व उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। मान लीजिए
हमारे पास एक विलयन है जिसमें दो घटक ए और बी हैं। तो घटक ए का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज पर निर्भर करेगा और घटक बी का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज पर निर्भर करेगा। या फिर हम कह सकते हैं कि घटक ए का वाष्प दाब बराबर होगा पी नोट ए इंटू काई ए के। यहाँ पी नोट ए घटक ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है और पी बी इज इक्वल होगा पी नोट बी इंटू काई बी के। यहाँ पी नोट बी शुद्ध अवस्था में घटक बी का वाष्प दाब है। तो ये आपको राउल्ट के नियम में लिखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमारे से दो बातें पूछी गई हैं। एक बात हमारे से पूछी गई है कि जो संक्रमण धातुएं हैं वे और उनके आयन आमतौर पर रंगीन होते हैं। सभी तो नहीं होते लेकिन आमतौर पर ये रंगीन होते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए बच्चों, इसमें हमें क्या लिखना होगा। आंशिक रूप से भरे डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन गमन के कारण संक्रमण धातु व आयन रंगीन होते हैं। देखिए बच्चों, एक तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि केवल वही आयन या संक्रमण धातु रंगीन होंगी जिनके डी उपकोष आंशिक रूप से भरे हुए होंगे, यानी जिनके पास D1 से लेकर D9 तक इलेक्ट्रॉन होंगे वो रंगीन होंगे। इसका कारण क्या है कि यदि आंशिक रूप से भरे हुए D कक्षक हों तो आबंधन स्थिति में ये दो हिस्सों में बटे हुए होते हैं, कम एनर्जी वाले और अधिक एनर्जी वाले। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाले कक्षक से अधिक एनर्जी वाले कक्षक में जाता है तो इसको डी ट्रांजिशन नाम देते हैं। डी ट्रांजिशन। इस ट्रांजिशन के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो दृश्य प्रकाश रेंज में आती है। जो विकिरण का दृश्य प्रकाश वाला भाग है उस रेंज में आती है। तो इस कारण यदि ये डी ट्रांजिशन होगा तो संक्रमण धातु या आयन रंगीन होंगे। और अगर ये सभी भरे हुए हैं यानी D10 या इनके पास इलेक्ट्रॉन ना ही हो यानी D0 तो ये रंगहीन होंगे। तो इसमें आपको ये लिखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। संक्रमण धातु और उनके आयन आमतौर पर अनुचुंबकीय होते हैं, पैरामैग्नेटिक। इसका कारण क्या है कि उनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर किसी धातु या आयन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो अनुचुंबकीय होंगे यानी पैरामैग्नेटिक होंगे, मैग्नेट की तरफ हल्के से आकर्षित होंगे। और यदि उनके पास सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो वो प्रतिचुंबकीय होंगे। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि संक्रमण धातुएं और उनके आयन आमतौर पर अनुचुंबकीय होते हैं तो इसका कारण है कि उनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे कुछ संकुल यौगिकों के IUPAC नाम पूछे गए हैं। देखिए बच्चों, आपको IUPAC नाम लिखने के नियम अच्छे तरीके से कर लेने चाहिए, क्योंकि पेपर में नॉर्मली कोई ना कोई नाम लिखने के लिए तो आता ही है। तो जैसे हमारे पास 4 यौगिक हैं। पहला है CrCl2En2Cl। आप देख सकते हैं कि इसमें जो संकुल आयन है वो कैटायन है, क्योंकि ये ब्रैकेट प्रारंभ में ही दिया हुआ है। तो ये काउंटर आयन है जो सामान्य आयन है जिसका नाम क्लोराइड ही रहेगा।
तो जब हम इसका नाम लिखेंगे संकुल का, तो पहले सारे लिगेंड्स का नाम लिखा जाएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, फिर केंद्रीय धातु का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाएगी और फिर जो काउंटर आयन है उसका नाम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 Cl हैं और 2 En हैं। तो Cl का नाम होता है क्लोराइडो, 2 Cl का नाम होगा डाई क्लोराइडो। अब इथेन 1,2 डाईअमीन क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स लिगेंड है और संख्या में 2 हैं, तो हम यूज करेंगे बिस का। तो बिस इथेन 1,2 डाईअमाइन, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, इसका नाम ब्रैकेट में लिखा जाएगा। लिगेंड्स के नाम पूरे हो चुके हैं। तो जो केंद्रीय धातु है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैटायन है, तो इसका नाम बनेगा एज यूजुअल क्रोमियम, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 माइनस के चार्ज यहाँ पर हैं, 2 माइनस के चार्ज यहाँ पर हैं, तो 3 होंगे, ये 0 हो गया। मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से इसको निकाल सकते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या होगी 3rd और क्लोराइड। तो इसका पूरा नाम क्या हुआ? डाई क्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डाईअमाइन क्रोमियम 3rd क्लोराइड। अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। ये है CsFeCl4। देखिए आप देख सकते हैं कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो बाद में है, तो संकुल एनायन है। तो नियम के अनुसार पहले कैटायन का नाम लिखेंगे, सीजियम, ये हमारा कैटायन हो गया जिसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 है। Cl की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1, तो 4 की होगी -4, तो -4 और +1 -3 होंगे, जो बराबर के इधर जा करके +3 हो जाएंगे। तो पहले हमने कैटायन का नाम लिखा सीजियम, फिर लिगेंड का नाम लिखेंगे टेट्रा क्लोराइडो। क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनायन है तो मेटल का नाम चेंज होगा, उसमें 8 लगेगा, तो फेरेट, ऑक्सीकरण संख्या 3 है तो 3rd। तो इसका पूरा नाम हुआ सीजियम टेट्राक्लोराइडो फेरेट 3rd। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। ब्रैकेट बाद में है, तो कॉम्प्लेक्स एनायन है, तो पहले कैटायन का नाम लिखेंगे पोटेशियम। मैंने आपको बताया हुआ है कि काउंटर आयन की जो संख्या है वो नहीं दिखाई जाती, क्योंकि उसको हम ऑक्सीकरण संख्या में यूज करते हैं। तो अगर यहाँ 1 K होगा तो भी पोटेशियम होगा, 2 K होंगे तो भी पोटेशियम होगा, 3 K होंगे तो भी पोटेशियम होगा। तो पोटेशियम। अब लिगेंड का नाम लिखेंगे, लिगेंड है ऑक्सलेट आयन, तो इसका नाम बन जाएगा ऑक्सलेटो, ट्राई ऑक्सलेटो। मेटल क्योंकि एनायन में प्रेजेंट है तो इसमें 8 लगेगा, कोबाल्टेट, और ऑक्सीकरण संख्या होगी 3 K के लिए +3 हो गई, और 3 C2O4 के लिए -6 हो गई, तो -3 = 0, तो +3 आएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल COCl3NH3 होल ट्वाइस। ये जो NH3 का होल थ्राइस है, ये कायदे में यहाँ पहले आना चाहिए, Cl3 बाद में आना चाहिए, लेकिन इसकी कोई बात नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ना पहले कोई काउंटर आयन है, ना बाद में कोई काउंटर आयन है, कोई आवेश भी नहीं है, तो ये एक उदासीन यौगिक है। तो सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ट्राईअमीन, ट्राई क्लोराइडो। मेटल के नाम में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये न्यूट्रल है, कोबाल्ट 3rd। ठीक है, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में जो पहला पार्ट है, इसमें हमारे से कुछ यौगिकों के नाम दे करके उनकी संरचना बनवाई गई है। कुछ नाम दिए गए हैं और उनकी जो संरचना है वो हमें बनानी है। ठीक है, तो पहला नाम हमारे पास है 2-chloro-3-methyl पेंटेन। जो पहला नाम है 2-chloro-3-methyl पेंटेन। तो देखिए बच्चों, इसमें जो वर्ड रूट है, वर्ड रूट क्या है? पेंट।
यानी 5 कार्बन की चेन बनेगी। 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन बनेगी। सेकंड कार्बन के पास एक Cl ग्रुप है, वो हमने लगा दिया। थर्ड कार्बन के पास एक मिथाइल ग्रुप है, वो हमने लगा दिया। और बाकी सभी कार्बन की जो संयोजकताएं हैं वो हाइड्रोजन से पूरी कर दी। ठीक है ना। तो यदि आपको नाम दिए हुए हैं और स्ट्रक्चर आपको बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वर्ड रूट की पहचान करनी पड़ेगी, पेंट। तो पेंट का मतलब है कि आप 5 कार्बन की चेन बनाएंगे। ठीक है ना। मैं आपको एक उदाहरण समझा के बता रहा हूँ। 5 कार्बन की आपने चेन बना ली और ये अंडरस्टूड है कि आप नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं। अब इसने कहा कि सेकंड कार्बन के पास एक क्लोरो ग्रुप है, तो आपने एक क्लोरो ग्रुप लगा दिया। थर्ड कार्बन के पास एक मिथाइल ग्रुप है, तो आपने एक मिथाइल ग्रुप यहाँ जोड़ दिया। ठीक है। अब और कोई जानकारी इसमें नहीं है। अब आपको क्या करना है कि हर कार्बन की जो 4 वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से पूरी करनी है। अब देखिए 1 2 3 इसमें केवल एक ही हाइड्रोजन लगाना है, 1 2 3 इसमें केवल एक ही हाइड्रोजन लगाना है, 1 2 इसमें 2 हाइड्रोजन लगाने हैं और 1 इसमें 3 हाइड्रोजन लगाने हैं। तो इस तरह से आपको ये सारी स्ट्रक्चर बनानी है। तो आप इनको खुद बनाने का प्रयास करिएगा, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ेंगे, क्योंकि कार्बनिक रसायन में बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं। तो उनमें से कुछ अभिक्रियाएं आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी, जैसे यहाँ हैं। तो मैं आपको यहाँ सजेस्ट करूँगा कि एक तो खास तौर से जो नाम अभिक्रियाएं हैं उनकी जो इक्वेशंस हैं वो आपको अच्छी तरह से करनी है। नाम अभिक्रियाएं प्राय इस तरह के क्वेश्चन बना करके पूछ ली जाती हैं। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन के लिए ट्राई करते हैं। जैसे हमारे से पहला क्वेश्चन पूछा गया, एन ब्यूटाइल क्लोराइड एल्कोहलिक KOH के साथ प्रतिक्रिया करता है। देखिए मैं आपको बताता चलूं कि ये विलोपन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। विलोपन अभिक्रिया। और आप ध्यान रखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन में सिटजेफ नियम का उपयोग होता है। तो सिटजेफ नियम भी आपको अलग से याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये खुद भी पेपर में आ जाता है, सिटजेफ नियम। तो विलोपन अभिक्रिया में क्या होगा कि अल्फा कार्बन, यानी जिस कार्बन के साथ क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, और उसके नजदीक वाला कार्बन जिसको बीटा कार्बन कहा जाता है, ये अपनी एक एक वैलेंसी को फ्री करेंगे। अल्फा कार्बन और इसके नजदीक वाला जो कार्बन जिसे बीटा कार्बन कहा जाता है, ये अपनी एक एक वैलेंसी को फ्री करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या होगा इस रिएक्शन में, ये जो अल्फा कार्बन है ये अपना Cl यहाँ से हटा देगा, एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। और जो बीटा कार्बन है वो एक H यहाँ से हटा देगा, एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। और इन दोनों के बीच में एक नया पाई बॉन्ड बन जाएगा, यानी यहाँ एक नया पाई बॉन्ड बन जाएगा। ये विलोपन अभिक्रिया होती है। अल्फा कार्बन एक समूह, यानी जो क्रियात्मक समूह उसके पास है उसे खो देगा। बीटा कार्बन एक हाइड्रोजन खोएगा। और यदि एक से ज़्यादा बीटा कार्बन हो तो आपको सिटजेफ रूल की ज़रूरत पड़ेगी। और सिटजेफ रूल ये कहता है कि वो बीटा कार्बन अपना हाइड्रोजन देगा जिसके पास पहले से ही कम हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन अगर होती तो जिस बीटा कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होंगे वहाँ से आपको एक हाइड्रोजन हटाना है।
तो नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड को जब आप एल्कोहलिक KOH, ये पहचान है विलोपन अभिक्रिया की, जब एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करेंगे तो प्रोडक्ट हमेशा एक एल्कीन होगा। तो एक अभिक्रिया आपको समझ में आई। अब हम दूसरे के बारे में बात करेंगे। मिथाइल आयोडाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम के साथ प्रतिक्रिया करता है। देखिए बच्चों, अगर एल्काइल हैलाइड है, कोई भी एल्काइल हैलाइड है और वो शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया करता है, तो मैं आपको बता दूं कि इससे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनेगा। इससे क्या बनेगा? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, जिसका फॉर्मूला RNgX होता है। मिथाइल आयोडाइड यहाँ पर एल्काइल हैलाइड है, मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया का अर्थ है कि यहाँ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनेगा। ठीक है, तो CH3I plus Mg will give CH3MgI। चलिए अब हम अगली जो रिएक्शन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। मिथाइल ब्रोमाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करता है। देखिए, सोडियम धातु, शुष्क ईथर और एक एल्काइल हैलाइड, ये इस बात की पहचान है कि ये वुड्स अभिक्रिया है। वुड्स अभिक्रिया, और एग्जाम के लिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है, वुड्स अभिक्रिया। इसकी पहचान क्या है कि शुष्क ईथर होगा, सोडियम धातु होगी और एक एल्काइल हैलाइड होगा। जैसे यहाँ मिथाइल ब्रोमाइड है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करता है। तो देखिए, वुड्स अभिक्रिया में क्या होता है कि किसी एल्काइल हैलाइड के दो अणु होंगे। जैसे हमने मिथाइल ब्रोमाइड के दो अणु लिए और वो सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करेंगे। तो बच्चों, इसमें क्या होगा कि जो 2NaBr है यहाँ से बाहर निकल जाएगा, 2NaBr, और ये दोनों CH3 आपस में अटैच होकर के एक सममित एल्केन का निर्माण करेंगे, यानी इससे इथेन यहाँ बनेगी। तो देखो बच्चों, इसमें जो मिथाइल ब्रोमाइड है इसकी जगह अलग अलग समूहों का प्रयोग किया जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि अभिक्रिया ऐसे ही होगी। चलिए, अगली अभिक्रिया में हमें कहा गया कि मिथाइल आयोडाइड KCN के साथ क्रिया करता है। देखिए बच्चों, ये नाभिक स्नेही अभिक्रिया का एक उदाहरण है। नाभिक स्नेही विस्थापन अभिक्रिया, ये इसका एक उदाहरण है। इसमें क्या होना है कि जो नाभिक स्नेही है, जैसे कि यहाँ पर CN नाभिक स्नेही है, ये हैलोजन परमाणु को हटा करके खुद इसकी जगह ले लेगा, यानी CN यहाँ चला जाएगा और I यहाँ चला जाएगा। तो इससे क्या होगा? मिथाइल साइनाइड और पोटेशियम आयोडाइड बनता है। ये वाली रिएक्शन शायद पूरी नहीं लिखी गई, तो आप इसे छोड़ दीजिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 7वें क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारे से पूछा गया है कि जो इथेनॉल है C2H5OH, तो इथेनॉल को व्यापारिक मात्रा में कैसे तैयार किया जाएगा, यानी लार्ज स्केल पर इथेनॉल को कैसे तैयार किया जाता है। ये हमारा पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का। देखिए, इसमें एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन जोड़ दिए गए 5 नंबर का क्वेश्चन बनाने के लिए। पहला क्वेश्चन है, इथेनॉल व्यावसायिक तौर पर कैसे तैयार किया जाता है। तो देखिए बच्चों, जो इथेनॉल है इसको बनाने के लिए हम शीरा, यानी जो मोलेसिस होता है, गन्ने के रस में से चीनी बनाने के बाद जो बचता है, या फलों के रस का
किण्वन फर्मेंटेशन करेंगे, यानी उसको सड़ाएंगे। तो व्यापारिक मात्रा में शीरे अथवा फलों के रस के किण्वन द्वारा इथेनॉल बनाया जाता है। देखिए इसमें क्या होगा, गन्ने के रस में से चीनी बनाने के बाद जो शीरा बचता है उसमें अभी भी बड़ी मात्रा में सुक्रोज उपस्थित रहती है, C12H22O11 सुक्रोज। अब यदि इसके जलीय घोल में एक एंजाइम इन्वर्टेज मिलाकर के छोड़ दिया जाए तो कुछ घंटों या दिनों के बाद ये अपघटित होकर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाती है। देखिए क्योंकि ये एक डाइसैकेराइड है, तो जब आप इसका जल अपघटन कराएंगे तो इससे मोनोसैकेराइड की 2 यूनिट मिलती हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब इस मिश्रण में यदि एक दूसरा एंजाइम जाइमेज मिलाकर के छोड़ दिया जाए तो ये इन मोनोसैकेराइड का अपघटन कर देगा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो आप एक लार्ज स्केल पर इथेनॉल इस तरह से बना सकते हैं। तो देखिए ये तो बच्चों पहला पार्ट हुआ इस क्वेश्चन का, जिसमें हमारे से पूछा गया कि इथेनॉल व्यावसायिक तौर पर कैसे तैयार किया जाता है। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट इन्होंने पूछ लिया कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन को समझाइए। डीहाइड्रोहेलोजनीकरण या डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, अब ये क्या होता है आप इसको एक बार समझ लीजिए। देखिए अभी जो मैंने आपको सिरजफ रूल के बारे में बताया, विलोपन अभिक्रिया के बारे में बताया, वही आंसर आपको यहाँ पर प्रयोग करना है। देखिए अगर आप किसी हेलोएल्केन को एल्कोहलिक KOH, ये पहचान है विलोपन अभिक्रिया की, किसी हेलोएल्केन को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करके एल्कीन बनाते हैं तो इसको डीहाइड्रोहेलोजिनेशन या विहाइड्रोहेलोजिनीकरण कहते हैं। तो वही जो विलोपन अभिक्रिया थी वही आपको यहाँ पे दे देनी है। तो जैसे इसमें देखिए हमने 1 क्लोरोइथेन लिया, इसको एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया, तो जो अल्फा कार्बन है उसने अपना Cl खो दिया, जो बीटा कार्बन है उसने अपना एक H हटा दिया और इन दोनों के बीच में यहाँ एक बॉन्ड बन गया। तो देखिए इससे तैयार हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी इथीन, साथ में KCl और पानी भी इसमें बनेगा। अब इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है ये हमारे से पूछा गया कि इथेनॉल का डिहाइड्रेशन कराकर इथीन बनाने की जो क्रिया विधि है वो दीजिए। अगर हमारे पास कोई अल्कोहल है और हम उसका डिहाइड्रेशन कराते हैं तो उससे एल्कीन बनती है। तो ये भी देखिए विलोपन अभिक्रिया ही है। तो इसको पूरा करने में जो अलग अलग चरण होते हैं वो आपको इसमें देने हैं। तो आपकी हेल्प के लिए मैंने इथेनॉल को कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हाई टेम्परेचर पर गर्म किया 170 डिग्री सेल्सियस पर। अगर आप लगभग 110 डिग्री सेल्सियस के आसपास लेंगे तो इससे आपको ईथर मिलेगा। ध्यान रखना ये जो टेम्परेचर है इसी से आंसर बदल जाएगा। अगर ये 110 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ ईथर बनेगा, अगर 170 या इससे ऊपर है तो यहाँ एल्कीन बनेगी। तो अभी हम अपने क्वेश्चन में जो दिया गया है उसी के बारे में बात करेंगे कि इथेनॉल से आप इथीन कैसे बना सकते हैं। तो देखिए बच्चों ये अभिक्रिया 3 पदों में पूरी होती है। पहला पद है इलेक्ट्रॉन स्नेही का बनना और अल्कोहल के अणु पर आक्रमण। सबसे पहले जो आपने अम्ल लिया हुआ H2SO4 ये आयनित होगा और इससे H पॉजिटिव बनेगा जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। अब क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए अल्कोहल अणु के पास जाएगा
और अल्कोहल अणु के पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उनकी सहायता से ये अल्कोहल के साथ जुड़ जाएगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन इसके पास ट्रांसफ़र हुए और ये ऑक्सीजन के साथ आकर के जुड़ गया। तो पहले पद में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही का बनना और इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण। अब दूसरे स्टेप में जल का निष्कासन होगा। देखिए, जो जल है वो यहाँ से निकलेगा, यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के ऑक्सीजन H2 के साथ चला जाएगा, पानी बना देगा, इसके इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएंगे। लेकिन इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जाने के कारण इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये बन जाएगा कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, ठीक है। अब ये कार्बोकैटायन अपना एक प्रोटॉन निष्कासित करेगा और इससे एल्कीन बनेगा। तो ये जो कार्बोकैटायन है CH3CH2 पॉजिटिव, जब आप HSO4 निगेटिव के साथ इसकी अभिक्रिया होने देंगे तो यहाँ से एक प्रोटॉन निकलेगा, वो वापस H2SO4 बना देगा और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे प्रोटॉन के वो एक नया बॉन्ड बना देंगे, जिससे कि यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो अब हम इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ अभिक्रियाएं दी हुई हैं और उन अभिक्रियाओं को हमें पूरा करना है। देखिए, इन्होंने कहा कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूरा करें और इसमें A, B, C, D, E और F जो भी यौगिक हैं उनकी आप संरचना बनाएं। पहली रिएक्शन में फिनॉल कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है। ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इससे क्या होगा, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी और तीव्र अभिक्रिया होगी और पोजीशन नंबर 2, 4 और 6 पर नाइट्रो समूह लगेंगे और इससे बनेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है बच्चों। इसको पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, ये पिक्रिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, पिक्रिक एसिड, ठीक है। दूसरी जो रिएक्शन है ये भी इम्पोर्टेंट है और बच्चों इसको रीमर-टीमैन अभिक्रिया कहते हैं। एग्ज़ाम के लिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, रीमर-टीमैन, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो, मैंने आपको बताया था कि जो अभिक्रियाएं वाले जो क्वेश्चन आएंगे पेपर में, उनमें से अधिकतर आपको जो नेम रिएक्शन है, नाम अभिक्रियाएं हैं, वो मिलेंगी। तो नाम अभिक्रियाओं को तो आप लगभग सभी को याद करिए। तो जब आप फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH के साथ करते हैं तो इससे बनता है 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या इसको सैलिसल्डिहाइड भी कहते हैं, सैलिसल्डिहाइड, ठीक है बच्चों। अब इसी तरह एक ईथर है और उस ईथर की अभिक्रिया HI के साथ कराई गई है। अब देखो बच्चों, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, नॉर्मली इसमें आप लोग फंस जाएंगे, आप ध्यान रखना। देखिए, जब हम किसी ईथर की अभिक्रिया HI के साथ कराते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि जो छोटा ग्रुप है उसके पास आयोडीन जाता है और जो बड़ा ग्रुप है उसके पास H जाता है। नॉर्मली ऐसा होता है, यानी जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है वहाँ आयोडीन जाता है और दूसरे हिस्से पर H जाता है। लेकिन ये एक स्पेशल केस है, आप इसमें ध्यान देंगे कि यहाँ देखिए, यहाँ हिंड्रेंस कम है लेकिन फिर भी I यहाँ नहीं जाएगा, I इसके साथ जाएगा। ऐसा इसलिए है
क्योंकि ये एक तृतीयक कार्बोकेटायन बनाएगा जो कि अधिक स्थायी होने के कारण अभिक्रिया करने के लिए उपलब्ध रहता है। देखो, अगर नॉर्मल क्वेश्चन इस तरह से होता है कि यहाँ CH3, मान लीजिए यहाँ होता CH3OC2H5, तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन में क्या होता है कि ये आई CH3 के पास जाता, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, ये आई जा रहा है ज़्यादा हिंडर्ड समूह के पास। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये SN1 क्रियाविधि से होगा और SN1 क्रियाविधि में जो टर्शरी कार्बोकेटायन है वो अधिक स्टेबल होने के कारण अभिक्रिया करने के लिए उपलब्ध होंगे। तो बच्चों ध्यान रखना, ये जो आई है इस केस में इसके पास जाएगा और H जाएगा इसके पास, यानी इससे CH3CH2OH बनेगा और CH3CH2CI और CH3CH3 बनेगा हेलो एल्केन के रूप में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको एक 2 डिग्री अल्कोहल दिया हुआ है और 2 डिग्री अल्कोहल का आपको ऑक्सीकरण करना है। हमेशा ध्यान रखो बच्चों कि अगर एक प्राथमिक अल्कोहल है तो ऑक्सीकरण के बाद वो एल्डिहाइड बनाएगा। अगर एक 2 डिग्री अल्कोहल है तो ऑक्सीकरण के बाद वो हमेशा एक कीटोन बनाएगा, यानी ये जो CHOH समूह है ये बदल जाएगा CO समूह में। तो CHOH की जगह क्या आ गया? CO। तो इस तरह से हमें एसीटोन मिलेगा। आखिरी रिएक्शन में जो एसिटिक एसिड है इसका अपचयन कराया गया। कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा अपचयित होकर प्राथमिक अल्कोहल बनाएंगे, यानी CH3COOH से CH3CH2OH बनेगा। तो देखिए बच्चों, ये हमने एक पेपर सॉल्व किया है। आप इसको ध्यान से देख करके पेपर किस तरह से हल करना है इसको आपको अच्छी तरह से सीखना है।